हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से लगभग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये आपकी एसएससी सीजीएल 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट साइंड एग्रीमेंट विथ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू क्रिएट एज ₹2000 करोड़ डेयरी ज्वाइंट वेंचर। यानी किस राज्य ने 2000 करोड़ रुपए का डेयरी संयुक्त उद्यम बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन यहाँ पे है पंजाब, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका असम। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। असम सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने राज्य में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए का संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एएमओयू के अनुसार 7 वर्षों में 6 नई इकाइयों से 10 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण के लक्ष्य के साथ 2000 करोड़ रुपए के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित असम कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवहन योजना के तहत डेयरी की विस्तार पहल की आधारशिला भी रखी गई है। तो ये आपका एक एग्रीमेंट बना है असम सरकार और जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उनके बीच में, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है वो 10 लाख लीटर दूध प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इबोनिया, जिसे हाल में ही खबरों में देखा गया था, रामायण का एक समान संस्करण किस देश में पाया जाता है? Evonia, which was seen in the news recently, is a similar version of Ramayana found in which country? ऑप्शन यहाँ पे नेपाल, मेडागास्कर, श्रीलंका, मॉरिशस। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, मेडागास्कर होगा। ऑप्शन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? इंडियन पोएट डिप्लोमेट अभय के has found that Ebonia of Madagascar resembles the Indian epic रामायण in its grand plot। यानी जो इबोनिया है, ये जो एक पोयम है जो मेडागास्कर में पाया गया है, इस पोयम में ये सेम रामायण की तरह भी कहानी है। जैसे इसमें भी बोला गया है कि यहाँ पे कि एक रामपेला था जिसने रैवतों को हरण कर लिया था, जैसे रामायण में है रावण ने किया था। सेम उसी तरह यहाँ पे भी है। इवोनिया मेडागास्कर की एक महाकाव्य कविता है जो अपने नायक इवोनिया के जन्म, बेट्रोथल बेट्रोथल संघर्ष और मृत्यु की कहानी बताती है। उनकी पत्नी रामपेला का रामायण के समान ही राबातों ने अपहरण कर लिया था। एंड संस्कृत और मालागासी भाषा के बीच 300 से अधिक समान शब्द हैं। ठीक है, तो इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द इंडिया डिजिटल समिट 2022? किस संस्थान ने भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी 4 ऑप्शन आप लोग देखिए। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने ये लॉन्च किया था इंडिया डिजिट समिट 2022। The 16th edition of India Digital Summit 2022 was organized by the Internet and Mobile Association of India. The report titled Creating 10 Million Digital Enabled Micro Entrepreneurs was also released during the summit. The report noted that micro entrepreneurs are a crucial part of Indian economy, both for job creation and contribution to GDP. Okay. भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 के 16वें संस्करण का आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। शिखर सम्मेलन के दौरान 10 मिलियन डिजिटल रूप से सक्षम सूक्ष्म उद्यमियों का निर्माण शीर्षक वाली रिपोर्ट भी जारी की गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सूक्ष्म उद्यमी रोजगार सृजन और जीडीपी में योगदान दोनों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एवरी ईयर? कौन सी संस्था है जो हर साल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है? ये ऑप्शन 4 है आपका यहाँ पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
2022 global risk report has been recently released by World Economic Forum. World Economic Forum's Global Risk Perception Survey rank climate action failure as the highest risk. यानी सबसे ज़्यादा रिस्क क्लाइमेट एक्शंस को लेकर लिया गया है, जलवायु के लिए. Erosion of social cohesion, livelihood crisis, and mental health deterioration were identified as risks, which increased the most since the start of the COVID-19 pandemic. यानी 2022 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो हाल में ही विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई है, EWF के ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे में जलवायु कार्रवाई विफलता को सबसे अधिक जोखिम के रूप में स्थान दिया गया है. सामाजिक एकजुटता के संरक्षण, आजीविका संकट और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट को जोखिम के रूप में पहचाना गया था, जो कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक बढ़ गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी बाई 2030 इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन. बायोडायवर्सिटी 2023 इनिशिएटिव किस संगठन से जुड़ा हुआ है? सो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका. सो इसका करेक्ट आंसर है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. World Economic Forum Biodiversity by 2030 initiative in collaboration with the Alexander von Humboldt Institute and the government of the Colombia has recently released a report. ठीक है. As per the new report, cities contribute nearly 80% to the global economy and also account for the nearly three-fourths of greenhouse gases emissions. Nearly half of the GDP in cities and around the world, or USD 31 trillion, is at a risk of the disruption from the nature loss. यानी अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्टन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलंबिया सरकार के सहयोग से विश्व आर्थिक मंच ने बायोडायवर्सिटी बाय 2030 इनिशिएटिव ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है. नई रिपोर्ट के अनुसार शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 80% का योगदान करते हैं और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3/4 हिस्सा भी है. दुनिया भर के शहरों में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा या 31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रकृति के नुकसान से व्यवधान का खतरा है. ठीक है, इस तरीके से बोला गया है कि आपका ये रिपोर्ट जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है और 3/4 जो हिस्सा है वो ग्रीन हाउस गैसेस से उत्सर्जन होती है और 80% जो आपकी योगदान होती है वो इसी की वजह से हो रही है. नेक्स्ट, which country proposed P3 movement during the World Economic Forum Davos Agenda 2022. तो किस देश ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 आंदोलन का प्रस्ताव रखा है? सो यूएसए, रसिया, इंडिया, यूके. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा इंडिया. Indian Prime Minister Narendra Modi introduced the P3 यानी Pro Planet People movement to the underline India's climate change commitments at World Economic Forum's Davos Agenda 2022. The World Economic Forum's Davos Agenda virtual summit hosted world leaders and heads of important institutions around the world to discuss climate action, pandemic recovery and socio-economic relations. ठीक है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच डावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए P3 आंदोलन की शुरुआत की है. विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा वर्चुअल शिखर सम्मेलन ने जलवायु कार्रवाई, महामारी की वसूली और सामाजिक आर्थिक लचीलापन पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रमुख और विश्व नेताओं की मेजबानी भी की है. यानी सब लोगों को एक साथ बुलाया गया और बोला गया कि हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज प्रपोज्ड अ ब्लैंकेट बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री. किस देश के केंद्रीय बैंक ने देश में क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यूएसए, रसिया, जर्मनी, चाइना. सो बी ऑप्शन सही है, रसिया. आंसर देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन. रसिया सेंट्रल बैंक हैज कॉल्ड फॉर अ ब्लैंकेट बैन ऑन क्रिप्टो करेंसी इन द कंट्री. द प्रपोज्ड बैन प्रोहिबिट्स क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, mining as well as uses in the country.
The Bank of Russia, in a new consultations paper, highlights the risk proposed by the volatile nature of cryptocurrency to the financial stability and well-being of the citizens of country. It also focus on the extensive use of cryptocurrency in illegal activities. सो रूस के केंद्रीय बैंक ने देश में क्रिप्टो मुद्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया है। प्रस्तावित प्रतिबंध देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग खनन के साथ साथ उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। बैंक ऑफ रूस एक नया परामर्श पत्र में देश के नागरिकों की वित्तीय स्थिरता और भलाई के लिए क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिर प्रकृति से उत्पादन जोखिमों पर प्रकाश भी डालता है। यह अवैध गतिविधियों में क्रिप्टोकरेंसी के व्यापक उपयोग पर भी केंद्रित प्रकाश कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सैटर्निनो डे ला फुएंटे गार्सिया, दुनिया के सबसे पुराने व्यक्ति जिनका हाल में ही निधन हो गया है, ये इनका नाम है पूरा, सैटर्निनो डे ला फुएंटे गार्सिया। ठीक है, इनका निधन हो गया है। ये सबसे पुराने व्यक्ति हैं। ये किस देश के थे? जापान, जर्मनी, स्पेन, यूएसए। सो करेक्ट ऑप्शन होगा स्पेन। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सैटर्निनो डे ला फुएंटे गार्सिया दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका हाल में ही निधन हो गया है। स्पेन से थे ये, स्पेन कंट्री से ये बिलोंग करते थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बयान के अनुसार दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति स्पेन के सैटर्निनो डी ला फुएंटे गार्सिया का हाल में ही 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यानी इनकी 112 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सितंबर में डे ला फुएंटे गार्सिया को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार बोला गया है 112 साल और 211 दिन के थे ये। उनका जन्म 11 फरवरी 1909 को हुआ था। जापान के केन तनाका दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित महिला है जिन्होंने हाल में ही अपना 119वां जन्मदिन मनाया है, ये भी आप याद रखेंगे। जापान के सबसे बुजुर्ग महिला जो है वो तनाका है, केन तनाका, 119 साल की है ये, अभी अभी भी जीवित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक पॉपुलेशन एंड द प्लानिटरी इमरजेंसी रिपोर्ट, किस संस्था ने कनेक्टिंग द डॉट्स प्लास्टिक प्रदूषण और ग्रहों की आपात स्थिति रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एमएनएसटी इंटरनेशनल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, इन्वायरमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। United Kingdom-based Environmental Investigation Agency released the report titled "Connecting the Dots: Plastic Population and Plastic Pollution and the Planetary Emergency." As per the report, a new global plastics treaty focusing on the entire life cycle of the plastic needs to be developed urgently. This was also proposed in the draft resolution by Peru and Rwanda एट द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली। ठीक है, ये पूरा नाम है इसका। यूनाइटेड किंगडम स्थित पर्यावरण जांच एजेंसी ने कनेक्टिंग द डॉट प्लास्टिक प्रदूषण और ग्रहों की आपात स्थिति शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक नई वैश्विक प्लास्टिक संधि को तत्काल विकसित करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पेरू जो कंट्री है, ठीक है, इसके बाद रवांडा द्वारा मौजूदा प्रस्ताव में ये इसका भी प्रस्ताव पारित किया गया है। Which state या यूनियन टेरिटरी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है? केरला, जम्मू कश्मीर, गोवा एंड सिक्किम। सो करेक्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है भाई। India's first ever district good governance index was released in the Union Territory of Jammu and Kashmir. ठीक है, in the composite ranking of the index, the Jammu district tops the list, followed by district of Doda, Samba, Pulwama, and Srinagar in a Union Territory.
The index is a framework document which assesses the performance under 10 governance sector with 58 indicators. भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जारी किया गया था। सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश के डोडा, सांभा, पुलवामा और श्रीनगर जिले हैं। सूचकांक एक फ्रेमवर्क दस्तावेज है जो 58 संकेतकों के साथ 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन का आकलन करता है। यानी ये एक हमें ये देखा गया है कि सबसे अच्छा गवर्नेंस कहाँ की कौन सी स्टेट है, कहाँ पे सबसे अच्छी गवर्नेंस रेगुलेट हो रही है। इसके लिए एक रिलीज गुड गवर्नेंस के लिए एक डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है। 2 डिस्ट्रिक्ट पता किया गया है, तो जम्मू कश्मीर आया। जम्मू कश्मीर में ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है डोडा, सांभा, पुलवामा और श्रीनगर, इस जिले में सबसे अच्छा तरीके से माना गया कि यहाँ की गवर्नेंस अच्छी काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज पब्लिश्ड ट्रायल रूल्स फॉर द अप्रूवल ऑफ जीन एडिटेड प्लांट्स? किस देश ने जीन संपादित पौधों के अनुमोदन के लिए प्रशिक्षण नियम प्रकाशित किए हैं? सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या होगा देखेंगे आप, एक ही होगा। सो ऑप्शन यहाँ पे यूएसए, इंडोनेशिया, इजराइल, चाइना। तो आपको पता होगा चाइना ही ये इतना खतरनाक काम करता रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन चाइना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या कर रहा है ये इसमें। सो चाइना हैज पब्लिश्ड ट्रायल रूल्स फॉर द अप्रूवल ऑफ द जीन एडिटेड प्लांट्स. Gene editing involves altering the genes of the plants to change or improve its performance. It is seen as less risky than genetically modifying them. This move aims to promote the seed industry of China and ensure food security to its huge population. China has also passed regulations for approval of genetically modified crops. चाइना ने जीन संपादित पौधों की मंजूरी के लिए परीक्षण नियम प्रकाशित किए हैं। जीन संपादन में एक पौधे के जीन को अपने प्रदर्शन को बदलने यानी अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए शामिल किया है। इसे आनुवंशिक रूप से संशोधित करने की तुलना में कम जोखिम भी माना जाता है। इस कदम का उद्देश्य चीन के बीज उद्योग को बढ़ावा देना है और इसकी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनको खाने की कमी पड़ रही है, तो इस तरीके से वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो चीन ने आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों की मंजूरी के लिए भी नियम पारित किए हैं। खतरनाक है चीन। नेक्स्ट देखेंगे पद्म पद्म भूषण अवार्डी आर नागास्वामी who recently passed away was associated with which field? पद्म भूषण पुरस्कार विजेता आर नागास्वामी, जिनका हाल में ही निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? आर्चोलॉजी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर। सो करेक्ट ऑप्शन आर्चोलॉजी है। देखेंगे वेटरन veteran archaeologist, art historian and Padam Bhushan awardee R. Nagaswamy has passed away at the age of 91. He was the first director of the Tamil Nadu government's Department of Archaeology. He played a key role in the bringing back the Chola era bronze letters to Tamil Nadu. Nagaswamy founded the Institute of the Epigraphy and the Archaeology in the 1973. He had also excavated many sites in the Tamil Nadu, including the Korkai, the ancient Pandya port. देखो वह वृद्ध पुरातत्विद, कला इतिहासकार और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता आर नागास्वामी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे। उन्होंने चोल युग के कांस्य नटराज को तमिलनाडु वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नागास्वामी ने 1973 में इंस्टीट्यूट ऑफ एपिग्राफी एंड आर्कियोलॉजी की स्थापना की है। उन्होंने तमिलनाडु में कई स्थानों की खुदाई भी की है, जिसमें कोरकाई प्राचीन पांडियन बंदरगाह शामिल था। India has announced to form 150 villages of excellence with the technical assistance of each country. भारत ने किस देश की तकनीकी सहायता से 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने की घोषणा की है? इजराइल, यूएसए, फ्रांस, रसिया। करेक्ट ऑप्शन इजराइल है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर
announced that 150 villages around the centers of excellence will be converted into villages of excellence with the technical assistance from Israel. 75 villages are being taken up in the first year to commemorate the 75th year of the India's independence. Both countries commemorate commemorated the completion of 30 years of the diplomatic relations between India and Israel. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने घोषणा की कि उत्कृष्ट केंद्रों के आसपास के 150 गांवों को इजरायल की तकनीकी सहायता के साथ उत्कृष्टता के गांवों में परिवर्तित किया जाएगा। भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष को मनाने के लिए पहले वर्ष में 75 गांवों को लिया जा रहा है। दोनों देशों ने भारत और इजरायल के बीच राजनीतिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया है, सेलिब्रेशन हो रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज गॉट द इंडियाज बिगेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन जनवरी 2022। निम्नलिखित में से किस शहर को जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिला है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे गुरुग्राम है। An electric vehicle charging station with 100 charging points is now opened in Gurugram, Haryana. It is being considered India's biggest charging station for four-wheelers. The new EV charging station has been developed by the tech piloting company Electrify Private Limited. Previously, India's largest EV charging station was situated in the Navi Mumbai with 16 AC and 4 DC charging ports for EVs. हरियाणा के गुरुग्राम में 100 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। इसे 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन माना जाता है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था, जिसमें ईवी के लिए 16 एसी 4 डीसी चार्जिंग पोर्ट थे। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनी हैज रेज्ड $4.5 million to build infrastructure for the launch of the Vikram 1 rocket in 2022। निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने 2022 में विक्रम 1 रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए $4.5 मिलियन जुटाए हैं? एप्लिंसन एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, लॉकहीड मार्टिन, जनरल इलेक्ट्रिक, जेबी एविएशन, स्काईरूट एरोस्पेस। तो करेक्ट ऑप्शन स्काईरूट एरोस्पेस। हाल में ही आपने ये भी देखा होगा कि 15 नवंबर को, ठीक है, इसने विक्रम एस को भी लॉन्च किया है, जो कि फर्स्ट प्राइवेटली आपका ये है, फर्स्ट प्राइवेटली रॉकेट लॉन्च किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। तो कौन लॉन्च किया है? ये स्काईरूट एरोस्पेस ने ही लॉन्च किया है। सो स्काईरूट एरोस्पेस हैज अनाउंस्ड द ब्रिज फंडिंग अराउंड द $4.5 million. It will be used to build critical infrastructure to facilitate the launch of Vikram 1 rocket in the 2022. The rocket is powered by the solid propulsion engine Kalam 5 Skyroot had showcased in the engine in the December 20. In November 21, it also showcased its first fully 3D printed uh, cryogenic second stage rocket engine called Dhawan 1. स्काईरूट एरोस्पेस ने $4.5 मिलियन की ब्रिज फंडिंग अराउंड की घोषणा की है। इसका उपयोग 2022 में विक्रम फर्स्ट यानी एक रॉकेट के प्रक्षेपण की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। रॉकेट एक ठोस प्ररोधन इंजन है, कलाम 5 द्वारा संचालित है। स्काईरूट ने 20 दिसंबर को अपने इंजन को प्रदर्शित किया था। 21 नवंबर को इसने अपने पहले पूरी तरह से 3D मुद्रित क्रायोजेनिक दूसरे चरण रॉकेट इंजन का भी प्रदर्शन किया, जिसे धवन 1 कहा जाता है। सो ये पूरे 15 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू वेरी मच।